प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हमने संधि की थी, संधि के भेद किए, भेदों को भी बताया मैंने, भेदों की परिभाषा भी बताई। आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं, वर्ण। वर्ण प्रतियोगी परीक्षा में इसके बारे में पूछा जाता है। वर्ण कितने होते हैं, उनके उच्चारण स्थल के बारे में, अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, उसमें वर्ण कितने होते हैं, वर्ण कितने होते हैं, ये भी पूछा जाता है। इस पूरे अल्प प्राण के कौन से वर्ण है, महाप्राण कौन से वर्ण है। तो कुछ लोग अलग अलग जानकारियां दी हुई है, उन सब जानकारियों को मैं एक साथ कलेक्ट करके आपको बताऊंगा। आओ हम वर्ण करते हैं। अब इसमें क्या होता है, पहला वर्ग है कै वर्ग, जो आपको पता है। कै वर्ग, कै वर्ग में क्या होता है, कै वर्ग में होता है क, ह, ग, ह और अड़। ये 5 वर्ण है जो आपने छोटी क्लासों में पढ़े हैं। अब इनका देखते हैं तो पहले होता है अल्प प्राण। क्या होता है? अल्प प्राण। अल्प प्राण, महा प्राण, एक होता है अघोष, एक होता है सघोष। अब मैं सभी की जानकारी एक ही वीडियो में दे दूंगा। जैसे अब इसमें आपको ध्यान रखना है, पहला, तीसरा, पांचवा, ये है अल्प प्राण। पहला वर्ण है क, ख और ग, घ और अड़। ये है अल्प प्राण। इनका उच्चारण करते हैं तो इस पर बल कम लगता है, इसलिए कहते हैं इसे अल्प प्राण। वायु निकलती है तो थोड़ा स्पंदन कम होता है इसमें, तो इसको कहते हैं अल्प प्राण। और महाप्राण, इस पर बलाघात होता है। बलाघात होता है तो इसमें क्या, ये कौन से वर्ण है? घ। ये कौन से वर्ण होते हैं? ख और घ। ये 2 वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। अब इसमें पूछा जाता है अघोष। अघोष होता है 2 वर्ण हैं, क और ख, ये दोनों अघोष हैं। और बचे 3 लास्ट वाले, इनको कहते हैं सघोष। तो ये हो जाएगा ग, घ और अड़, ये हो जाते हैं सघोष। आगे समझ में। अब इसी क्रम में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण है, दूसरा, चौथा महाप्राण है, पहला, दूसरा अघोष है, तीसरा, चौथा, पांचवा ये सघोष है। ठीक है। अब दूसरा वर्ग लेते हैं। अब इसका उच्चारण स्थल बता देता हूं। अब इनका उच्चारण जब करते हैं तो हम जब श्वास लेते हैं तो वायु बाहर निकलती है। वो वायु जहां स्पर्श करती है, जीभ जहां पर उसको रोकती है, या कंठ रोकते हैं, या दांत रोकते हैं, या तालु रोकता है, वो या मूर्धा रोकता है, वही उसका उच्चारण स्थल हो जाता है। तो जिस प्रकार हम कै वर्ग और स्वरों का उच्चारण करते हैं तो वो स्वतंत्र बोले जाते हैं, कहीं स्पर्श नहीं करते। अब स्पर्श नहीं करते, वायु सीधी कंठ से बाहर निकलती है तो उसका उच्चारण स्थल कंठ हो जाएगा। जैसे क, ख, ग। अब वायु सीधी कंठ से होकर बाहर निकल रही है, इसलिए इस वर्ग का, कै वर्ग का उच्चारण स्थल हो जाएगा कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ। अब दूसरा वर्ग है क्षय वर्ग। क्षय वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं? क्षय वर्ग में आता है च, छ, ज, झ और ये
ये 5 वर्ण है। अब 5 वर्ण है, क्रम इनका यही है, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, दूसरा चौथा महाप्राण, पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष। ये क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा। ठीक है, अब इनका उच्चारण स्थल लेते हैं, इनका उच्चारण स्थल लेते हैं, इनका उच्चारण स्थल लेते हैं तो क्या होता है, देखो इनका उच्चारण स्थल लेते हैं तो वायु पेट से बाहर निकल रही है। अब जब वायु पेट से बाहर निकलती है तो जीभ हमारी उस वायु को रोकती है, जो वो जहां स्पर्श करके रोकती है वही उसका उच्चारण स्थल हो जाएगा। जैसे छ वर्ग का उच्चारण करते हैं तो तालु के जीभ स्पर्श करती है, हम तालु के जीभ स्पर्श किए बिना छ का उच्चारण नहीं कर सकते, छ वर्ग का उच्चारण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जीभ तालु के स्पर्श करेगी और वहां से वायु जीभ के दोनों तरफ से बाहर निकलेगी, तभी छ वर्ण बनेगा। तो छ, ज, प्रत्येक बार तालु के जीभ स्पर्श कर रही है, इसलिए इसका उच्चारण स्थल हो जाएगा तालव्य या तालु। इसके बाद में आते हैं ट वर्ग में, ट वर्ग। ट वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं? ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण, ये 5 वर्ण इसमें आते हैं। अब इनका उच्चारण स्थल लेते हैं। उच्चारण स्थल लेने से पहले इनकी जानकारी ले लेते हैं। पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, दूसरा चौथा महाप्राण, पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष। सारा क्रम ऐसे चलता रहेगा। अब इसका उच्चारण स्थल लेते, वायु पेट से निकलती है मुंह के द्वारा। अब वायु निकलती है तो वो कहीं कहीं स्पर्श करती है, इस वर्ण का उच्चारण करते हैं। तो उच्चारण करते हैं तो हमें देखा मुंह के अंदर एक तालु के ऊपर एक गड्ढा है, उस गड्ढे के पास में जाके जीभ वायु को रोकती है, जो हमारे सांस से भीतर जाती है, मुंह से बाहर निकलती है, नाक से भी निकलती है, कुछ मुंह से निकलती है। तो मुंह से निकलती है तो वो उस मूर्धा स्थान के बीच में ऐसे स्पर्श रहती है और स्पर्श नहीं करती, वहां रहती है। और वो मूर्धा के और जीभ के बीच से वायु निकलती है और ट वर्ण का उच्चारण बनता है। तो जैसे ट, ठ, ड, ढ इनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण स्थल हो जाएगा मूर्धा। क्या हो जाएगा? मूर्धा। अब मूर्धा स्थान मैंने आपको बताया है, मूर्धा हो जाएगा। अब उच्चारण करके देख लिया तो देखो मूर्धा की स्पर्श नहीं करती, मूर्धा और जीभ के बीच से वायु निकली है, ये देखो जीभ में कंपन है, स्पर्श नहीं कर रही है। और वर्णों में तो स्पर्श करती है, लेकिन इसमें स्पर्श नहीं करती, स्पंदन करती है, क्योंकि मूर्धा और जीभ के बीच से वायु निकल रही है। तो उसका उच्चारण स्थल हो जाएगा, इस वर्ग का उच्चारण स्थल हो जाएगा मूर्धा। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं तय वर्ग में। तय वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं? तय वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, प, फ, द, ध और न। अब इनका कर्म यही चलता रहेगा जो आपको मैंने पहले बता दिया। पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, दूसरा चौथा महाप्राण, पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष। अब इसका उच्चारण स्थल ले लेते हैं। उच्चारण स्थल लेते हैं तो वायु बाहर निकलती है। तो देखो वायु को कौन रोक रहा है? वायु को कौन रोक रहा है? हमारी जीभ रोक रही है। अब जीभ कहां जाके रोक रही है? वही इसका उच्चारण स्थल हो जाएगा। अब जीभ देखो दांत के स्पर्श कर रही है, त, थ, द, ध। अब जीभ दांत को स्पर्श करके वायु को रोक कर तय वर्ग का उच्चारण बनाती है, तो इस वर्ग का उच्चारण स्थल क्या हो जाएगा? दंत। क्यों? क्योंकि जीभ हमारी दांत को स्पर्श करती है। त, थ, द, ध। त वर्ग पूरा का पूरा दांत को स्पर्श करके बनता है और वायु को जीभ दांत पर आकर के रोकती है और इसका उच्चारण स्थल हो जाएगा दंत। क्या हो जाएगा? दंत। इसके बाद में बना पय वर्ग। पय वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं पता ही आपको? पय वर्ग में आता प, ह, ब, भ, म।
अब ये प वर्ग है, अब वायु पेट से निकल रही है, वायु पेट से निकलते समय हमारे होठ उस वायु को रोककर इस वर्ण को बनाते हैं। हम खुले मुंह से इस वर्ग का उच्चारण नहीं कर सकते। अब पै का उच्चारण करना है तो वायु निकल रही है, होठ उस वायु को रोककर पै वर्ग बनाते हैं, जैसे प, फ, ब। देखो होठ कर रहे हैं ना, तो उच्चारण स्थल फिर इस पै वर्ग का क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ हो गया। अब आपको ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, अलप प्राण कौन से हो गए, अलप प्राण पहला, तीसरा, पांचवा, ये लिख रखा है मैंने। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण है अलप प्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण, पहला, दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष, ये क्रम चलता रहेगा। अब इसमें देखा जाए तो अब ये कितने वर्ण हो गए, हमें ध्यान रखना है, ये कितने वर्ण हो गए, ये हो गए 25, 5, 10, 15, 20, 25। इन 25 वर्णों को क्या कहते हैं, इन 25 वर्णों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन या स्पर्श वर्ण, स्पर्श व्यंजन या स्पर्श वर्ण। ठीक है, 25 हो गए। अब आपको प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, तो क से लगाकर न तक है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। इनका उच्चारण स्थल भी मैंने आपको बता दिया, एक ही वीडियो में सारी जानकारी देने का प्रयास किया है मैंने। अब इसके बाद में आता है य, र, ल, व। अब आपको पूछे ये कौन से वर्ण है, तो आपको बताना है ये अंतस्थ वर्ण है। क्या है ये, अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण। अब अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब आपको पूछे यह, र, ले, वे, या यह अकेले के बारे में पूछ सकते हैं कि यह कौन सा वर्ण है, तो अंतस्थ वर्ण है। यह, र, ले, वे कौन से वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, 4 है। तो आप आसानी से जानकारी दे सकते हो। किसी भी जो भी प्रश्न आपसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, बोर्ड में पूछा जाता है, तो आप आसानी से दे सकते हो। अब इसके बाद आता है ऊष्म, इसके बाद आता है स, स है। अब ये 4 वर्ण है, ये भी 4 वर्ण है। ये चारों वर्ण सर्दी में जैसे हमें सर्दी लगती है तो हम स की ध्वनि निकाल के ऊर्जा लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं तो ऊष्मा आई, ऊष्मा आती है। इसलिए इन 6 वर्ण को क्या कहते हैं, हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्म वर्ण कहते हैं, ऊष्म वर्ण कहते हैं या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब ये भी कितने हैं, 4 है। अब आपको पूछा जाए ऊष्म वर्ण कौन से हैं, तो स है। अब आपको पूछा जाए ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो आसानी से बता सकते हो। अब ये 25 है, ये 4 है, ये 4 है। 25 और 8 कितने हो गए, 25 और 8 हो गए 33। कितने हो गए, 33। स्वर मैंने आपको 11 बताए थे, दीर्घ और ह्रस्व दोनों स्वर बताए थे। ह्रस्व में ए, ई, उ, री बताया था, और दीर्घ में आ, बड़ी, बड़ऊ, ए, ऐ, ओ, औ ये बताए थे। तो ये सारे के सारे 11 ये हो गए, 33 ये हो गए। तो मूल वर्ण है, मूल वर्ण तो 44 होते हैं। इसके अलावा कुछ अरबी के शब्द भी है जिसके नीचे नुक्ता लगता है, कै, ख, ज, झ, है, ये वर्ण है, इनके नीचे नुक्ता लगता है, ये भी हिंदी वर्णमाला के वर्ण हैं। इनको भी, इनको सबको मिलाकर करें ना तो ये क्या हो गए, जैसे आगे छ, त्र, ये कहलाते हैं द्वित्व वर्ण, द्वित्व वर्ण या संयुक्त वर्ण, या संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण कह दो, व्यंजन कह दो। अब ये सारे मिलकर उसके बाद में क्षय किससे बनता है, क्षय बनता है, क्षय बनता है क और स से बनता है क्षय, क्षय। तो ये संयुक्त वर्ण हो गया। त और र से बनता है, र से बनता है त्र, ये भी संयुक्त वर्ण हो गया। जय और
यह से बनता है, यह से बनता है ग। तो ये क्या हो गए, ये संयुक्त वर्ण हो गए। तो सारे मिलकर कितने हो गए? अब मैंने बताया नुक्ता वाले भी बताए, 33 ये बताए, 11 स्वर बताए, विसर्ग है, अनुस्वार है। ये 5 के लास्ट के वर्ण है ना, 5वें वर्ण, इसको हम अनुस्वार वर्ण भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ अनुस्वार लगाया जाता है ना, किसी भी वर्ण का अनुस्वार लगाया जाता है, तो वो भी इसमें आ जाते हैं। तो आपको ये भी पूछा जाता है कि वर्ण कितने होते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो वर्ण, कुल वर्ण कितने होते हैं? कुल वर्ण होते हैं 52। और एक बात और विशेष बताता हूं आपको, अब नुक्ता के वर्ण है ना, अब आपसे पूछा जाता है, शुद्ध में पूछा जाता है नुक्ता वर्ण कौन से, नुक्ता वर्ण में नुक्ता कहां लगता है? तो नुक्ता नीचे लगता है। कहां लगता है? किसी भी वर्ण के नीचे लगता है। जैसे ये शब्द है कफन। अब कफन में दोनों वर्णों में नुक्ता लगता है, 52 वर्णों में नुक्ता वर्ण है, दोनों वर्णों में नुक्ता लगता है, लेकिन कह के नहीं लगेगा, क्योंकि किसी भी प्रथम वर्ण के नुक्ता नहीं लगता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, एक आता है ढपली, ढपली, एक होता है पढ़ना, पढ़ना। अब इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें ढ के नुक्ता नहीं लगा। क्यों? क्योंकि किसी भी शब्द होता है ना, उसका प्रथम वर्ण होता है, उसमें कभी नुक्ता नहीं लगता। ये वर्ण जब बीच में आएगा तो नुक्ता चिन्ह लगता है। अब जैसे ढपली में नहीं लगा लेकिन पढ़ना में लगा, तो इसका मतलब पढ़ना बीच में आया है, तो बीच में जो वर्ण आएगा प्रथम वर्ण के बाद जहां भी आएगा उसके नुक्ता वर्ण लगेगा। प्यारे बच्चों, मैंने इसमें नुक्ता वर्ण का भी जानकारी दी है, वर्ण 52 होते हैं वो भी बताया है, स्वर व्यंजन सारी जानकारी दी है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत की जानकारी दी है। अब आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मत करना। धन्यवाद, धन्यवाद।